वेरिएबल इंटरेस्ट की बात कर रहे थे, हमने आपको बताया कि वेरिएबल इंटरेस्ट के अंदर वो तमाम इंटरेस्ट शामिल होते हैं या वो तमाम मफादात शामिल होते हैं जो किसी खास सूरत हाल की वजह से लाइमलाइट में आ जाते हैं या लोगों के सामने उनकी अहमियत बढ़ जाती है, और कभी कभी ये कोइंसाइड भी कर जाते हैं आपके प्राइमरी और आपके सेकेंडरी इंटरेस्ट के मुकाबले में। कभी कभी, अमूमी तौर पे नहीं होते, तो कभी ये आपके मुस्तकिल मफादात को जो है और बूस्ट करते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं, और कभी कभी ये उनके मुकाबले पर आके खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे इंटरेस्ट जो है वो अमूमन पर्टिकुलर पर्सनालिटीज जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। फॉर एग्जाम्पल, नरेंद्र मोदी जो है वो इंडियन, आप जानते हैं कि वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर जब से बने तो उन्होंने एक खास किस्म की जो इंडियन डोमिनेंस है, इससे पहले इंडिया जो है वो एक अपना लिबरल इमेज को पूरी दुनिया में, सेक्युलर इमेज को पूरी दुनिया में जो है वो पोर्ट्रे करने की कोशिश करता था, मगर अब जब से नरेंद्र मोदी आए हैं तो उन्होंने एक जो है खास हिंदू इंटरेस्ट या एक खास रिलीजियस इंटरेस्ट को जो है वो इतना ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं कि उनके जो उनके प्राइमरी इंटरेस्ट है ना कि इंडिया वुड बी अ सेक्युलर स्टेट एंड इट रिकॉग्नाइज्ड एज अ सेक्युलर लार्जेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड, तो वो जो है वो सरपास कर रहे हैं। देन आ जाते हैं हम जो उसका पांचवा concept है, that is a general interest. General interest of a nation refers to those positive conditions which apply to a large number of nations or in several specified fields such as economic, trade, diplomatic relation, etc. To maintain international peace is a general interest of all the nations. Similar is the case of disarmament and arms control. अगर हम देखें तो दुनिया में कुछ इंटरेस्ट ऐसे होते हैं जो पूरी दुनिया के लिए सेम होते हैं, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो इंटरेस्ट आता है वो ट्रेड इंटरेस्ट है, वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। यानी पूरी दुनिया ये चाहती है कि इकोनॉमिक मीन्स जो है वो ओपन रहे पूरी दुनिया के लिए, तो रियासतें अमूमन इस चीज के ऊपर एक दूसरे के साथ जो है कंसेंसस करते हैं और अपने आप को जोड़ते हैं इस किस्म के मफादात में। देन हम देखते हैं कि डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट भी, पूरी दुनिया ये चाहती है कि डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप खराब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये वो वाहिद जरिया होता है जिससे आप हालत जंग में भी एक दूसरे के साथ निगोशिएट कर सकते हैं। तो ये भी एक जनरल कॉमन इंटरेस्ट होता है पूरी दुनिया का कि एक तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम हो, दूसरे इकोनॉमिक रिलेशंस जो है वो सिक्योर हो। थर्ड, हमने देखा है कि पूरी दुनिया एक और चीज पर भी आफ्टर द 60s जो है वो उनके अंदर कॉमन कंसेंसस पाया गया और उनका नेशनल इंटरेस्ट ये सामने आया, जनरल इंटरेस्ट बन के सामने आया कि वो सब ये चाहते थे कि वो जो एक WMDs में जो है उसमें रिडक्शन होना शुरू हो जाए, आर्म्स कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि एक दौड़ लग गई थी इन अ कोल्ड वॉर के हर मुल्क जो है वो अपने असलहे में इजाफा कर रहा था। देखिए, असलहा सस्ता नहीं बनता है, पहली बात, खुसूसन वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में कहीं जाकर वेपन्स बनते हैं, फिर उनका बनाना ही एक टारगेट टास्क नहीं होता, बल्कि उनको सिक्योर रखना एक और इंतहाई महंगा जो है अमल होता है। तो दोनों सूरतों में रियासतें कोशिश करेंगे, सब इसमें मिल गए कि हाँ आर्म्स कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर रियासतें बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रही थी और वो पैसा वो अपनी कौम के ऊपर भी खर्च कर सकती थी। तो अवाम भी इसके हक में थी कि हाँ आप वेपन्स जो हैं वो लिमिटेड डेटरेंट लेवल पे ले आए, यानी इतने पे ले आए कि आपको दूसरी रियासत आपको डरा ना सके और आपके पास अपनी हिफाजत का पूरा सामान मौजूद हो। इससे ज्यादा एक्सेस ना करें, क्योंकि अगर करेंगे तो ये फिर आपके कौम के ऊपर बर्डन हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि रियासतें अमूमन ये चाहती हैं कि आपस में ताल्लुकात बेहतर कायम हो। इसमें अगर आप देखिए कि पाकिस्तान और इसराइल के डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है, इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम नहीं किया है आज तक। इसराइल हालांकि एक छोटा सा मुल्क है और बहुत दूर है पाकिस्तान से, लेकिन इसराइल ये चाहता है कि पाकिस्तान उसको एक्सेप्ट करे। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में कोई बहुत ही माइनर तादाद है यहूदियों की, 2000 के करीब कुछ यहूदी हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं। तो वो क्योंकि इसराइल यहूदी स्टेट है, तो वो पाकिस्तान में यहूदी आबादी को सिर्फ उस वक्त ही सेफ गार्ड कर सकती है या उनकी सिक्योरिटी के लिए कोई काम कर सकती है जब उसके पाकिस्तान से टॉकिंग टर्म्स हो। टॉकिंग टर्म्स का मतलब ये है कि डिप्लोमेटिक रिलेशन हो, लेकिन पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करता। तो इससे देखें, इससे इसराइल को वैसे कोई फायदा नहीं है, लेकिन इसराइल फिर भी ये चाहता है कि पाकिस्तान उसे तस्लीम करे और उसके साथ पाकिस्तान के ऐसे रिलेशन हो जाए कि एटलीस्ट डिप्लोमेटिकली वो एक दूसरे के साथ
जो है बात कर सकें। अगर अगर कोई भी सिचुएशन होती है तो इजराइल को फिर ऐसे मुल्कों से मिलना पड़ेगा जिनके पाकिस्तान से रिलेशन है, और फिर उस तरीके से वो अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना चाहते हैं। इसलिए इसका मतलब ये हो गया कि उन्हें एक और मीडियम यूज करना पड़ता है, जो कि कोई बहुत अच्छा चीज नहीं है। और जब वो मीडियम आप किसी का यूज कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में वो मीडियम वाला भी आपसे फायदा उठाएगा। तो हर रियासत ये चाहती है कि ये एक दूसरे के साथ सिफारती ताल्लुकात हों, डिप्लोमेटिक रिलेशन हो, ताकि उन्हें किसी और की जो है चीजों को जो है entertain ना करना पड़े। Number 6 है specific interest. These are the logical outgrowth of the general interest, and these are defined in terms of time and space. To secure the economic rights of the third world countries through the securing of a new international economic order is a specific interest of India and other developing countries. देखिए, हमने आपको बताया कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपके जनरल इंटरेस्ट कैन बिकम योर स्पेसिफिक इंटरेस्ट। यानी आपका जनरल इंटरेस्ट तो ये है कि ट्रेड जो है वो अच्छी हो, लेकिन उसको अपना स्पेसिफिक इंटरेस्ट बना लेना। इसमें हमने आपको इंडिया की एग्जांपल दी है कि इंडिया ने उसको जो है पूरी दुनिया के सामने ये करके पेश किया कि इट इज नॉट जस्ट फॉर देयर इंटरेस्ट, इट इज फॉर द वर्ल्ड इंटरेस्ट, और इंडिया कमांड करना चाहता है पूरी दुनिया के इंटरेस्ट को। अच्छा, एक और इसमें चीज शामिल कर लीजिए कि आप जानते हैं कि पॉलिसी मेकिंग जो है इट इज अ वेरी स्पेसिफिक एंड वेरी एक्सक्लूसिव वर्क फॉर द स्टेट। तो रियासतें क्या करती हैं कि वो मुख्तलिफ रीजन्स के लिए अलग अलग पॉलिसी मेकिंग करती हैं, और उसके अंदर जो है ग्रेजुअल चेंज लाती रहती है बाय देयर पर्सनल इंटरेस्ट। तो हम देखते हैं कि तीसरी दुनिया के लिए उनकी पॉलिसियां अलग होती हैं, और दूसरी दुनिया की पॉलिसियां अगर आपस में उनको देखें तो फिर फर्क होंगी। इसी तरह जो फर्स्ट वर्ल्ड है, पहली दुनिया है, आपको ये तो मालूम ही होगा कि ये जो फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड होता है, ये बेसिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हिसाब से होता है। यानी फर्स्ट वर्ल्ड का मतलब ये है कि वो दुनिया जो इक्तिसादी लिहाज से दुनिया में सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता है या सबसे ज्यादा अमीर है, और सिर्फ तरक्की अमीर नहीं है बल्कि तरक्की याफ्ता है। दूसरी दुनिया वो है कि जो अमीर तो है मगर तरक्की याफ्ता पहली दुनिया के मुकाबले में कम है, इसमें मिडिल ईस्ट की सारी कंट्रीज आ जाती हैं। फिर थर्ड वर्ल्ड आता है जो इकोनॉमिक वाइज भी वीक है, और मतलब इक्तिसादी वो मालदार भी नहीं है, और उनके यहाँ डेवलपमेंट का लेवल भी कम है। अब आ जाते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे मीन्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। मीन्स यानी वो जराए जिनके जरिए आप अपने कौमी मफाद को सिक्योर कर सकते हैं। इसमें पहली चीज जो आती है वो डिप्लोमेसी या सिफारतकारी आती है। याद रखिए, नेशनल इंटरेस्ट की सिक्योरिटी या नेशनल इंटरेस्ट की तकमील जो है उसका पहला मोड है डिप्लोमेसी। क्योंकि हम बैनुल अक़वामी, हम रियासतों की बात कर रहे हैं, तो रियासतों के मफादात को महफूज रखने के लिए आपको दूसरी रियासतों से ताल्लुकात बनाना पड़ते हैं। तो उसमें सबसे अहम काम जो कोई भी तरीकाकार अदा करता है तो वो सिफारतकारी है। सो डिप्लोमेसी इज अ यूनिवर्सल एक्सेप्टेड मीन्स फॉर सिक्योरिंग नेशनल इंटरेस्ट। इट इज through diplomacy that the foreign policy of a nation travels to other nations. It seeks to secure the goals of national interest. आपने खारजा पॉलिसी का नाम सुना है। खारजा पॉलिसी हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी होगा, खारजा पॉलिसी। तो खारजा पॉलिसी जो है बेसिकली एक ऐसी पॉलिसी है जिसके जरिए हम दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात उस्तवार करते हैं। तो जब हम फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं तो उसको जो अप्लाई करते हैं वो हम डिप्लोमेसी के थ्रू करते हैं। यानी सफीर और सफारतकारी का तरीकाकार आपकी पॉलिसी को दूसरे मुल्क तक ले जाता है और उसको तकमील पूरा करने में अहम किरदार अदा करता है। सो इफ यू हैव अ बेस्ट डिप्लोमेसी, then you can safeguard your national interest inside your country and outside your country. इसी तरह आपकी फॉरेन पॉलिसी पर कितना अमल होता है या आपकी फॉरेन पॉलिसी कितनी इफेक्टिव है, इसका दारोमदार भी आपके डिप्लोमेसी पर होता है। जितने अच्छे आपके पास डिप्लोमेट्स होंगे उतनी ही आपकी खारजा पॉलिसी इफेक्टिव होती चली जाती है। नेक्स्ट आ जाता है, इसकी एग्जांपल मैंने आपको पहले भी बताया था कि दुनिया के बेस्ट डिप्लोमेट्स माने जाते हैं अमेरिकन डिप्लोमेट्स और इंडियन डिप्लोमेट्स। ये दोनों जो हैं ये अपनी फॉरेन पॉलिसी को इतना इफेक्टिवली पोर्ट्रे करते हैं पूरी दुनिया में। आप देखिए कि अमेरिकन इंटरेस्ट बिकम द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ अदर कंट्रीज। यानी अमेरिका का मफाद होता है लेकिन पूरी दुनिया का मफाद बन जाता है। तो ये कैसे होता है? इट इज नंबर 1 इज द डिप्लोमेसी एंड नंबर 2 इज अ प्रोपेगेंडा, जो सेकंड मीन है नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करने का, कि प्रोपेगेंडा इतना अच्छा करते हैं वो लोग। आप इंडिया का भी सेम एग्जांपल ले लीजिए कि डिप्लोमेसी के साथ साथ इतना इफेक्टिव प्रोपेगेंडा है कि पूरी दुनिया अभी तक पाकिस्तान को जालिम और उन्हें मजलूम समझती है। ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि श्रीलंका को, बांग्लादेश को, नेपाल को, भूटान को,
एंड चाइना को, सबको जालिम समझती है और इंडिया को मजलूम समझती है. It is only because of their diplomacy, effective diplomacy, and their effective propaganda. So the second mode of diplomacy, of national interest is a propaganda. The second important method for securing national interest is a propaganda. Propaganda is the art of salesmanship. It is the art of convincing others about the justness of the goal and objectives or ends which are desired to be secured. It consists of the attempts to impress upon nations the necessity of securing the goals which a nation wishes to achieve. प्रोपेगेंडा का मतलब ये होता है कि किसी ऐसी चीज को ऐसे पेश करना कि आपको हकीकत का गुमान होने लगे. यानी आप फॉल्स इंफॉर्मेशन को या डिजायर्ड इंफॉर्मेशन को ऐसे दुनिया के सामने पेश करें कि दुनिया को लगे कि ये सच है. तो हम कौमी मफाद के हुसूल के लिए ये एक बेहतरीन मोड माना जाता है. हुक्मरानी का फन है ये, सेल्समैनशिप का फन है ये, किसी चीज को बेचने का. जैसे एक सेल्समैन होता है, कामयाब सेल्समैन वो होता है जो एक बायर को जो है उस कीमत में चीज खरीदने पे राजी कर ले जो प्रॉफिट के साथ है. तो अगर एक सेल्समैन ये काम कर रहा है तो वो बेहतरीन सेल्समैन माना जाता है. हालांकि उसके प्राइस तो कम होते हैं लेकिन वो उसे ज्यादा प्राइस में बेचने की सलाहियत रखता है. बिल्कुल उसी तरह हुकूमतें जो होती हैं वो भी ऐसे, ये जो डिप्लोमेट्स होते हैं इन्हें तैयार किया जाता है, इन्हें सिखाया जाता है कि नेशनल इंटरेस्ट के लिए सच झूठ जो भी अवाम के मुल्क के मफाद में है उसे इस तरह पोर्ट्रे करें कि दुनिया को लगे कि आपसे ज्यादा सच्चा और आपसे ज्यादा इस चीज का जरूरतमंद कोई और है ही नहीं. तो इसके लिए हुकूमत झूठ का सहारा लेती है, ऐसी हरकतें करती है जिनमें सच्चाई नहीं होती, लेकिन इससे रियासत का मकसद पूरा होता है. मैंने आपको बताया कि प्रोपेगेंडा टीम भी अमेरिकन प्रोपेगेंडा एंड इंडियन प्रोपेगेंडा बेस्ट है दुनिया में. जिस तरह वो प्रोपेगेंडा करते हैं ऐसा लगता है कि आज नहीं तो कल उन पे जंग हो जाएगी. आप और हम अच्छे से जानते हैं कि अमेरिका कैन नेवर बी attacked by anyone because of their natural security. आपको पता है कि 2 समंदर उसकी हिफाजत करते हैं और वो 2 समंदर उस पोजीशन में इतने खतरनाक हैं कि उसके अंदर रुक कर कोई मुल्क अमेरिका पे हमला नहीं कर सकता. लेकिन अमेरिका ने पूरी दुनिया को इसमें बता दिया कि अमेरिका कितना खतरे में है और किनसे. जो लोग, थोड़े से लोग हैं जो कहीं ना कहीं छोटी छोटी दहशतगर्दी करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे अमेरिका पूरी दुनिया में खतरे में हो गया. पूरी दुनिया ने तस्लीम कर लिया और वॉर अगेंस्ट टेररिज्म हो गई और पूरी दुनिया ने देखा कि दुनिया उनके साथ शामिल हो गई. बिल्कुल इसी तरह इंडिया ने इसी कॉन्सेप्ट को हाईजैक किया और उसने साउथ एशियन रीजन के अंदर पाकिस्तान को इतना बड़ा थ्रेट बता दिया कि इंडिया जैसा मुल्क जो पाकिस्तान से साइज में 4 गुना बड़ा है उसको पाकिस्तान से खतरा हो गया. और न सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि श्रीलंकन से. हालांकि आप हैरान होंगे कि श्रीलंका के अंदर जो जाफना उनका आइलैंड है उसमें इंडिया की तरफ से इंसर्जेंसी हो रही थी मुस्तकिल. तामिल जो थे, जो टेररिस्ट, जो एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो श्रीलंका में हमले कर रही थी, वो इंडियन रीजन से दाखिल होते थे श्रीलंका में और श्रीलंका के अंदर जो है मुख्तलिफ अटैक्स किया करते थे. इंडिया ने पूरी दुनिया को ये बताया कि वो इंडिया श्रीलंका के जो दहशतगर्द है उनसे खतरे में है. हालांकि इंडिया इंसर्जेंसी कर रहा था लेकिन इंडिया ने पूरी दुनिया को ऐसा जबरदस्त प्रोपेगेट किया कि असल में इंडियन इंटरेस्ट खतरे में तो दुनिया सारी इंडिया के साथ हो गई. बिल्कुल इसी तरह उन्होंने नेपाल को इस्तेमाल किया, इसी तरह उन्होंने बांग्लादेश को इस्तेमाल किया और इसी तरह वो चाइना को भी इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन चाइना का भी प्रोपेगेंडा बहुत स्ट्रांग है, लेकिन बहरहाल इंडिया के मुकाबले में अभी भी कम है. आगे चलेंगे हम. इकोनॉमिक मीन्स. थर्ड मीन जो होता है नेशनल इंटरेस्ट का वो होता है इक्तिसादी मफादात. So the rich and developed nation use economic aid and loans as the means for securing their interest in international relations. The existence of a very wide gap between the rich and the poor countries provide a big opportunity to the rich nations for promoting their interest, vice the poor nations. So तिजारती तौर पर लोगों को पैसे देकर बेवकूफ बनाना और उनसे अपने मफादात को हासिल करना. आप जानते हैं कि दुनिया में बहुत फर्क है, अमीर और गरीब का फर्क बहुत वाज़ेह है. हम देखते हैं कि जो अमीर मुल्क हैं
उनके पास इतना पैसा है कि वो थोड़ी थोड़ी ट्रेड और एड के जरिए जो गरीब मुल्क हैं उनके मफादात से खेलती हैं और उनके इमोशन से भी खेलती हैं और उन्हें अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करती हैं। और आपको ये भी मालूम है कि अमीर मुल्क जो है वो तरक्की याफ्ता है, लेकिन गरीब मुल्क भी कोई गिरे पड़े नहीं है, उनके पास वो तमाम वसाइल हैं जो अमीर मुल्कों की जरूरत है। तो कभी कभी गरीब मुल्क भी इस चीज का इस्तेमाल करते हैं और उनसे माली इमदाद जो है वो लेते हैं बहुत सारी, ये दिखाने के लिए कि अगर आप दोगे तो फिर हम आपको देंगे। तो इसमें भी इंडिया जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट पोजीशन में आता है, क्योंकि इंडिया गरीब मुल्क है, गरीब मुल्क होने के साथ साथ बहुत चालाक मुल्क है, तो वो दुनिया के अमीर मुल्कों को अपने अपने टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर अपने मुल्क में ला रहा है। तो ये उनकी एक कामयाब इकोनॉमिक पॉलिसी है। इसी के और इसकी एक एग्जांपल चाइना भी है। चाइना ने भी पूरी दुनिया को अपने मुल्क में बुलाकर, और अब देख लीजिए कि चाइना किस तरीके से उन्हें अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे चला रहा है। इसी तरह हम अमेरिका की एग्जांपल लेते हैं, इंग्लैंड की एग्जांपल लेते हैं, जो जिन्होंने फ्रांस की एग्जांपल लेते हैं, जो अपने जो लोगों को लोन्स और मुख्तलिफ एड के थ्रू जो है अपनी मर्जी, खुसूसन जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं और जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं उनको उन्होंने अपनी मकासद के जरिए इस्तेमाल किया है। Fourth mean है alliances and treaties. Alliances and treaties are concluded by two or more states for securing their common interest. This device is mostly used for securing identical and complementary interests. However, even conflictual interest may lead to alliance and treaties with like-minded states against the common rivals or opponents. दो या दो से ज्यादा रियासतों में होने वाले मुआहदात भी रियासती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये तरीका अमूमन रियासती शनाख्त और सरहदी तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जाते हैं, जिसमें एक जैसी सोच रखने वाले रियासतें ग्रोह बना लेती हैं। देखिए, आप जानते हैं कि अलायंस और ट्रीटीज मल्टीपल टाइप के होते हैं। देखिए, कुछ ट्रेड अलायंसेज होते हैं, ट्रेड ट्रीटीज होती हैं, कुछ जो है वॉर अलायंसेज एंड वॉर ट्रीटीज होती हैं। आप जानते हैं कि कोल्ड वॉर के दिनों में अमेरिका ने पूरी दुनिया के अंदर डिफेंस अलायंसेज बनाए थे टू सिक्योर देयर नेशनल इंटरेस्ट, यानी वो पूरी दुनिया पे एक हेजेमोनिक कंट्रोल करना चाहते थे, जो उन्होंने अलायंसेज और ट्रीटीज के जरिए हासिल किया। लेकिन इसी के साथ हमने देखा कि रीजनल टेरिटरी ट्रीटीज और अलायंसेज भी होने लगे, जिसमें यूरोपियन यूनियन है, जिसमें आसियान है, जिसमें सार्क है, जिसमें जो है वो अरब लीग है। ऐसे बहुत सारे अलायंसेज हैं जिसके अंदर लोग अपनी मकासद को हासिल करने के लिए अलायंसेज बनाते हैं, ट्रीटीज बनाते हैं। मैंने आपको बताया कि ये एक से ज्यादा किस्म के हो सकते हैं। ये वॉर अलायंसेज हो सकते हैं, ये इकोनॉमिक अलायंसेज हो सकते हैं, ये आर्मामेंट अलायंसेज हो सकते हैं, ट्रीटीज हो सकते हैं, जैसे अमेरिका और रूस ने अपने अपने हथियारों को कम करने के लिए मुख्तलिफ अलायंस ट्रीटीज किए थे, जैसे सॉल्ट 1, सॉल्ट 2, स्टार्ट 1, स्टार्ट 2, सॉल्ट स्टार्क, मुख्तलिफ SDR, मुख्तलिफ किस्म के इस किस्म के ट्रीटीज करते हैं, ताकि इसके जरिए बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो दूसरे के फायदे में कर रहे हैं, मगर बुनियादी तौर पे वो अपने फायदे के लिए जो है इस किस्म के अलायंसेस का हिस्सा बनते हैं और इससे अपने मफादात को हासिल करने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं कि सॉल्ट 1 के जरिए अमेरिका ने तमाम उन हथियारों को कम करने का मुआहदा किया था जो हैरत अंगेज तौर पर रूस के ज्यादा थे, अमेरिका के कम थे। तो अमेरिका को कुछ बहुत ही कम अपने हथियार खत्म करने पड़े, मगर रूस को बहुत ज्यादा हथियार जो थे अपने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स वगैरह थे वो खत्म करने पड़ गए उस अलायंस। तो अमेरिका ने बगैर कुछ किए फायदा उठा लिया। तो इस किस्म के अलायंसेस जो हैं वो आपको फायदा पहुंचाते हैं। नेक्स्ट आते हैं जो लास्ट वन है, कोरेसिव मीन्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। कोरेसिव यानी जाबिराना मफादात, ऐसे जारहाना मफादात। द रोल ऑफ पावर इन इंटरनेशनल रिलेशन इज अ recognized fact. It is an unwritten law of international intercourse that nations can use force for securing their national interest. International law also recognizes coercive means short of war as the method that can be used by states for fulfilling their desires, goals, and objectives. So they have multiple means of coercive means to safeguard their interest. They are coercive in nature. Among them, there are intervention, non-intercourse, embargoes, boycott, reprisals, retoration, retaliation, and servants of relation and specific biocides are the popular coercive means which can be used by a nation to force others to accept a particular course of behavior or to refrain from a course which is considered harmful by the nations using coercive means. हमने आपको बताया कि
बेसिकली ताकत जो है ना, ये एक रियलिटी है, ताकत हकीकत है। तो आलमी सियासत में अक़वाम आलम एक दूसरे के साथ अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का के तौर पर इसे एक गैर तहरीर शुदा कानून के तौर पर लेती हैं और मुख्तलिफ जारहाना और जाबिराना तरीके मुख्तसर मुद्दत के लिए इस्तेमाल करती हैं ताकि अपने मफादात को महफूज कर सकें। अब इनको मकासद को हासिल करने के लिए वो क्या क्या तरीके इस्तेमाल करते हैं? नंबर 1 है इंटरवेंशन। इंटरवेंशन यानी जंग सीधी, ये शॉर्ट टर्म होती है, लंबी नहीं होती, बहुत बड़ी नहीं होती। इसको शॉर्ट टर्म कहते हैं, जाके आपने इंटरवीन किया, अपना मकसद हासिल किया और वापस आ गए। तो ये जंग नहीं है, मगर इट इज अ वॉर, इट इज अ शॉर्ट पीरियड ऑफ वॉर। देन नॉन इंटरकोर्स, बिना मदाखलत नाकाबंदी, यानी आप घुस नहीं रहे लेकिन आपने उसे चारों तरफ से सील कर दिया कि कोई और भी नहीं जा सकेगा। तो उस तरीके से क्या करते हैं आप उनको मजबूर कर देते हैं कि वो आपके टर्म्स एंड कंडीशंस पे राजी हो जाएं। इसकी एग्जांपल हम आपको इस तरह से दे सकते हैं कि इजराइल ने जो है 2010 से गजा के पूरे इलाके को जो है नाकाबंदी कर दी थी उसने, यानी उसको समंदर जो है उसका ब्लॉकेड कर दिया। और जब ब्लॉकेड कर दिया तो कोई जहाज अंदर नहीं आ सकता था, जिसकी वजह से उनको शदीद फूड शॉर्टेज हो गई। आपको पता है एक छोटा सा इलाका है गजा की पट्टी, तो उसके जरिए क्या हुआ कि फिर उन्होंने इजरायली टर्म्स एंड कंडीशंस को तस्लीम कर लिया। तो ये ताकतवर रियासतें इस तरीके का काम भी करती हैं। फिर बाइकॉट, बहुत सारी रियासतें ऐसे करती हैं कि वो इन लोगों का मुख्तलिफ, अब इसमें इकोनॉमिक बाइकआउट भी शामिल है, इसमें कल्चरल बाइकआउट भी शामिल है, इसके अंदर आपका जो है पर्सनालिटी बाइकआउट भी शामिल है, हर तरीके का। जैसे इंडिया ने पाकिस्तान का बाइकआउट किया हुआ है, तो उसने तमाम जो मूवीज में लोग काम करते थे या सिंगर्स थे उनका भी बाइकआउट कर दिया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है वो अपने काम से महरूम हो गए। तो ये भी किसी कौम को नीचा दिखाने के लिए या उसको उसके जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं उसको जो है कम करने के लिए की जाती है। फिर रेप्रिसल्स है, इंतकामी कार्रवाइयाँ। जैसे इंडिया ने जो है एक डेढ़ साल पहले जो अपने जहाज भेजे थे कि वो उन्होंने ये कहा कि वो जो पुलवामा अटैक है वो पाकिस्तान की तरफ से किया गया, तो उन्होंने इंतकामी कार्रवाई की पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, जो कि कामयाब नहीं हुई, और लेकिन बहरहाल उन्होंने की। इसी तरह उन्होंने उड़ी अटैक के जवाब में भी पाकिस्तान के ऊपर जो है हमला करने की कोशिश की थी, जो कि नाकाम हुई। फिर रेटोरेशन, जवाबी अमल। आपने देखा होगा कि जब अभिनंदन को पाकिस्तान ने पकड़ा तो जवाबी तौर पे पाकिस्तान ने इंडिया के तमाम जो मेजर टारगेट्स थे उनको सीज कर दिया, हमला नहीं किया, मगर ये बताया कि हम हमला कर सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने थोड़े जो है शेलिंग भी की, ये दिखाने के लिए कि हम तुम्हें कहाँ कहाँ मार सकते हैं। तो उन्होंने एग्जैक्ट टारगेट पे नहीं मारा, लेकिन उनको दिखा दिया कि हमने जो यहाँ गिराया है हम इसे एग्जैक्ट टारगेट पे भी गिरा सकते हैं, तो लॉक कर दिया। तो इसे हम जवाबी अमल भी कह सकते हैं। देन जवाबी कार्रवाई, जवाबी कार्रवाई एक अलग चीज होती है। जैसे अमेरिका के ऊपर 9/11 का इंसिडेंट हुआ, तो अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई के तौर पर अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर दिया, दैट इज कॉल्ड अ रिटेलिएशन। तो ये अमेरिका ने रिटेलिएशन के तौर पर हमला कर दिया। इसी तरीके से हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि जब सद्दाम हुसैन ने 1990 में गल्फ वॉर के अंदर कुवैत के ऊपर हमला किया और कुवैत पे कब्जा कर लिया, तो तमाम अरब नेशंस ने और पूरी दुनिया की 35 कंट्रीज ने मिलकर इराक पर हमला कर दिया, और उन्होंने गल्फ वॉर 1 इसमें शुरू है। 17 दिन के बाद आखिरकार सद्दाम हुसैन को जो है तो कुवैत से निकलना पड़ा। तो ये रिटेलिएशन, जवाबी कार्रवाई। फिर इसके बाद एक और चीज होती है जो कम सख्त मतलब होता है, विच इज कॉल्ड द सर्वेंस ऑफ रिलेशन, सिवियरनेस ऑफ रिलेशन, यानी ताल्लुकात में सर्द महरी ले आते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ ऐसी अजनास को ख़त्म करने को शुरू कर देते हैं जो पूरी दुनिया के लिए नुकसानदेह हो। यानी स्पेसिफिक बायोसाइड्स का मतलब ये होता है कि वो जो जिंदा अजसाम है उसे मारना शुरू कर दिया जाए ताकि उससे नुकसान सबको हो जाए। सो ये मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं जो कोरेसिव मीन्स में आते हैं अपने नेशनल इंटरेस्ट को तो पूरा करने के लिए। तो नेशनल इंटरेस्ट जो है इतना इम्पोर्टेंट है कि रियासतें उसके लिए जंग करने के लिए भी तैयार हो जाती हैं और उसके लिए मुख्तलिफ तरीक़ेकार इस्तेमाल करती हैं।